हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास आपके 12th का जो है मतलब इम्यून सिस्टम के अराउंड डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने जो है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके जैसे हम ऑब्वियसली जहाँ हम बैठे हैं या जहाँ हम जैसे रोज़ हम जहाँ भी जाते हैं तो हम जो है मतलब अपने डेली लाइफ रूटीन में क्या होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्टियस एजेंट के एक्सपोजर में आते हैं। लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसे आपके जो मतलब एजेंट होते हैं जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमें डिजीज़ नहीं कॉज कर पाते। तो इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है, हमारे बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम जो होता है हमें इन इन्फेक्टिस एजेंट से क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो यही चीज़ है कि जो हमारे बॉडी की जो है मतलब आपकी फाइट करने की जो कैपेसिटी है अगेंस्ट द आपके जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी हम बोलते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। However, only a few of these exposures होते हैं that result into disease। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू क्योंकि हमारे बॉडी के पास ऐसी कैपेसिटी कि अपने आप को क्या कर सकती है, वो डिफेंड कर सकती है अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। और इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट की बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट और दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called as the immunity इसको हम बोलेंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें क्या करता है, हमें आपके जो मतलब इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन इज कॉल्ड एज द इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो या हम जब इम्यून सिस्टम की जब स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी हम बोलते हैं। और इसके फादर कौन है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है दैट इज कॉल्ड एज द एडवर्ड जेनर। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज नोन एज द एडवर्ड जेनर। आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, सबसे पहले जो मतलब स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन तैयार की थी। तो फादर ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज द एडवर्ड जेनर। ठीक है, अब देखो जो इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटीज होती है वो दो टाइप की होती है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट में क्या होता है, देखो इनेट इम्यूनिटी जो होती है एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है। इनेट इम्यूनिटीज होती है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है, क्योंकि ये बर्थ से क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये सब टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है, इसमें कोई स्पेसिफिक पैथोजन के ऊपर काम नहीं करेगी। जितने चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे जो भी पैथोजन या फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करे तो उनके लिए काम करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये बर्थ से हमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको कैसे दिया जाता है, आपके जो इनेट इम्यूनिटी को जो प्रोवाइड करने वाले जो सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैरियर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें इनेट इम्यूनिटी जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें 4 टाइप के बैरियर होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द फिजिकल बैरियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे आपका स्किन जो है हमारी बॉडी की वो क्या प्रोवाइड करती है, एक फिजिकल बैरियर का काम करती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। उसके बाद हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, ये यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इनमें क्या होती है कि अंदर से होते हैं, दे आर लाइन बाई म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे म्यूकस कोटिंग जो होती है, जो एपिथेलियम जो होते हैं इनको सराउंड करती है, किसके, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को सराउंड करती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को सराउंड करती है, यूरोजेनिटल जो आपके ट्रैक है उसको क्या करेगी, सराउंड करेंगे, और ये म्यूकस का करेगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है और उसको किल करता है। तो ये सारे जितने भी हैं, स्किन भी या म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम और यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो होते हैं, ये जो है फिजिकल बैरियर में आते हैं। आपको याद रखना है कि फिजिकल बैरियर में कौन कौन सी चीज़ें आती है। उसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे स्टमक के अंदर जो एसिड है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। हमारे स्लाइवा जो माउथ में है वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। और टीयर फ्रॉम द आइज होते हैं, ये भी क्या करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो होती है एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और दैट एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज द आईजीए जो होती है। और साथ में क्या करते हैं, इनकी स्क्रीशन में क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। और लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। तो ये क्या है, स्टमक के अंदर का जो एसिड है, ठीक है, साथ में स्लाइवा माउथ में है, या टीयर फ्रॉम द आइज होते हैं, ये
माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं बाय किलिंग देम। उसके बाद तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर बैरियर। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, PMNL, ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स भी बोलते हैं। मोनोसाइट हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारे मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करेंगे, ये आपके फॉरेन पार्टिकल को फैगोसाइटोस करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सारे सेल जो हमारी बॉडी में होते हैं ये सेलुलर बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज द साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या हो गए, ये ऐसे बहुत सारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। जैसे हम कई बार क्या होते हैं, हमारे सेल्स में वायरस जो होते हैं अफेक्ट कर सकते हैं, जो क्या करते हैं, एक प्रोटीन क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। और जिससे क्या होता है, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को ये इंटरफेरॉन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये आपने याद रखना कि साइटोकाइन मतलब सेल के द्वारा क्रिएट किए गए कुछ ऐसे केमिकल होते हैं। जैसे मान लो किसी सेल्स को जो है वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, तो जो सेल्स जो है मतलब वायरस के द्वारा क्या होगी, मतलब वो इन्फेक्टेड होगी, तो वो सेल क्या करेगी, वो इंटरफेरॉन क्या करेगी, मतलब वो रिलीज करेगी। जब वो इंटरफेरॉन रिलीज करेगी तो हमारे जितने भी बॉडी के अंदर जो हमारे फेगोसिटिक सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इस सेल्स को क्या करेंगे, वो किल कर देते हैं, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन जो है मतलब आपकी हेल्दी सेल्स को मतलब वो अफेक्ट ना करे। ये भी आपने याद रखना है। तो बोलने का मतलब क्या है, आपकी जो है मतलब इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है, that is present at the time of birth, और this is completed by प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं। ये हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के बैरियर प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन एजेंट के लिए क्या करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो होती है इसमें 4 टाइप के बैरियर है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होगा बेटा, ये स्किन ऑफ आवर बॉडी, स्किन ऑफ आवर बॉडी जो होती है इज द मेन बैरियर, ठीक है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन भी फिजिकल बैरियर में आती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो म्यूकस कोट करता है एपिथेलियल लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक को, और ये भी क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो मतलब ट्रैप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी सारे फिजिकल बैरियर में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे एसिड इन द स्टमक, स्लाइवा इन द माउथ एंड टीयर फ्रॉम द आईज होते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद सेलुलर बैरियर, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट जैसे WBC हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सेल की फॉर्म में होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसको हम बोलेंगे। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, और साथ में जो मोनोसाइट होते हैं, नेचुरोकिल सेल्स होते हैं, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये सेलुलर बैरियर का काम करते हैं और ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और उनको फैगोसाइटोस करते हैं, उनकी जो है मतलब किलिंग करते हैं। लेकिन साथ साथ में जो है मैक्रोफेजेज होते हैं, ये टिश्यू में क्या करेंगे, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं और साथ में क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। साइटोकाइन बैरियर भी चौथा नंबर का आता है। बाय जो ऐसे सेल जिनको वायरस के द्वारा इन्फेक्ट किया गया है, उनके पास वो क्या करते हैं, एक प्रोटीन क्रिएट करते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है, इंटरफेरॉन, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ये फर्दर वायरल इन्फेक्शन से क्या करती है, मतलब खुद को ये प्रिवेंट करवाते हैं हमारी बॉडी सेल्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो इम्यूनिटी आती है दैट इज कॉल्ड एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी को आप बर्थ के बाद एक्वायर करते हो, ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ बनती है, ठीक है, और इट इज बहुत सारे इसमें एंटीबॉडीज बनेंगे, लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है और ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है। मेमोरी सेल्स यहाँ पे बनते हैं, हम देखेंगे कैसे बनेंगे। और इस इम्यूनिटी के जो है 2 कंपोनेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज AMIS एंड CMS, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी जो मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ बनती है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी सेल बनते हैं, ठीक है, ये मेमोरी सेल्स, ये मेमोरी के बेसिस के ऊपर ये आपकी इम्यूनिटीज होती है, प्रेजेंट होती है। और दिस मीन्स दैट जब हमारी बॉडी क्या करेगी, जैसे मान लो कि मेरी बॉडी में फर्स्ट टाइम जो है मतलब कोई एजेंट, कोई वायरस जो है एंटर करेगा, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसको फर्स्ट टाइम जो है काउंटर करेगी और उसके खिलाफ क्या करेगी, एंटीबॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी, रिस्पॉन्स जो मतलब
प्रोड्यूस करेगी, और जो फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर हुआ उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, और प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, लो इंटेंसिटी होता है, बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, this means that when our body encounter a pathogen for the first time, it produce a response called as the प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कैसा होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। और जैसे दोबारा सेम टाइप का वायरस हमें सेकंड टाइम पे क्या होगा, मतलब वो इन्फेक्ट करेगा, तो मेरी बॉडी ने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना चुका है, और एकदम से जो रिस्पॉन्स आएगा कैसे होगा, वो हाईली इंटेंसिफाइड होगा, बहुत ही फास्ट होगा। और उस टाइप के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी इसको हम बोल लेंगे। ठीक है, तो आपका मैंने यहाँ बात की, दो टाइप के रिस्पॉन्स के बारे में बात की मैंने। नंबर वन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका जो मतलब फर्स्ट टाइम मेरी बॉडी में कोई वायरस एंटर करेगा, तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ जो भी चीज़ करेगी, जो भी मतलब एंटीबॉडी बनाएगी, तो उस टाइम जो रिस्पॉन्स होगा काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, आपका जो है डिजीज़ के सिम्टम अपीयर हो जाएंगे, तब तक वो रिस्पॉन्स आएगा। तो उस टाइम उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज लो इंटेंसिटी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइम अगर सेम टाइप का वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज बन जाती है, और जैसी एंटीबॉडीज बन जाती है तो ऑब्वियसली हमारा सेकेंडरी जो सेकंड टाइप का रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स हम बोलते हैं, वो कैसा होगा, वो हाईली इंटेंसिफाइड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में मेमोरी पहले से बन चुकी है, पहले एनकाउंटर से क्या होगी, हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, और मेमोरी सेल एकदम से भी आपके बी सेल्स में चेंज हो जाएंगे, और बी सेल्स क्या करेंगे, एकदम से प्लाज्मा सेल, और जो मतलब प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो जाएंगे और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम जो है मतलब हमारी बॉडी में क्या है, कोई एंटीजन एंटर किया। ठीक है, हमारी बॉडी की जो बी सेल्स होते हैं बेटा, ये बी सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब ये बी सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये दो टाइप के सेल बनते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल बनते हैं, और सेकंड सेल इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी सेल बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द मेमोरी सेल बोलेंगे। और ये प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, एकदम से एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेंगे उस वायरस के खिलाफ। ठीक है, तो जो पहले टाइप पे जो रिस्पॉन्स बनेगा, जो उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन सेकंड टाइम मान लो कि सेम ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल पहले से ही बने हुए हैं, वो एकदम से डिवाइड करेंगे, प्लाज्मा सेल बनाएंगे, और एकदम से एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाएगी, और आपकी बॉडी में कोई जो है मतलब सिम्टम आने से पहले पहले क्या होगा, वो सारा का सारा वायरस होगा या जो भी पैथोजन होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, जो कि हाईली मतलब इंटेंसिफाइड होता है, इसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, बोले कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं बॉडी के, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो आपके प्राइमरी रिस्पॉन्स हो चाहे आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, नंबर वन इज कॉल्ड एज द बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द टी लिम्फोसाइट। ठीक है, आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, नंबर वन इज कॉल्ड एज द बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं बेटा, दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। जो बी लिम्फोसाइट्स होती है क्या करती है, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन जो होती है, वो एक पैथोजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी फ्लूइड में सर्कुलेट करती है, ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट करेगी, लिम्फ में सर्कुलेट करेगी, और क्या करेंगे, मतलब ये एंटीबॉडीज होती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो ये लिखा है कि बी लिम्फोसाइट जो होती हैं प्रोड्यूस करती है आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। और दीज प्रोटीन जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। और टी सेल्स क्या करेंगे, ये कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, टी सेल कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, टी सेल्स क्या करते हैं, कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन आपके जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो बोलते हैं कि हर एक एंटीबॉडीज को देखा जाए तो उसमें क्या होती है कि हर एक एंटीबॉडीज जो हम कब बोलते हैं, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक किसी एंटीजन के रिस्पॉन्स में ये बनती है। तो हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को देखा जाए ना बेटा, तो इसमें क्या होती है, चार पेप्टाइड की चेन होती है, चार पेप्टाइड की चेन होती है। दो हैवी चेन है और दो क्या है, आपकी यहाँ पे लाइट चेन है। देख सकते हैं आपकी यहाँ पे क्या है,
दो हैवी चेन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब दो हैवी चेन प्रेजेंट है, ठीक है, और दो क्या है मतलब यहाँ पे लाइट चेन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको हम H2 या L2 की फॉर्म में भी लिखते हैं, यानी कि दो हैवी चेन है और दो क्या होती हैं लाइट चेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडीज क्या होती है, उसके पास फोर पेप्टाइड चेन होती है, दो स्मॉल होंगी जिनको हम क्या बोलेंगे लाइट चेन बोलेंगे, और दो हैवी होंगे उनको हम क्या बोलेंगे हैवी चेन बोलेंगे। और इसलिए हम एंटीबॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 और L2 की फॉर्म में जो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। और डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती है आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, जिसमें हम IgA जो कि बॉडी स्क्रीशंस में प्रेजेंट होती है, या मिल्क कोलेस्ट्रम जो हमने पढ़ा था, कोलेस्ट्रम में क्या होती है IgA प्रेजेंट होती है। IgM सबसे बड़ी लार्जेस्ट टाइप की जो मतलब आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है। IgD एक सब एंटीबॉडी होती है। IgE जो एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो है रिलीज होती है, जब एलर्जी होती है उस टाइम पे जो एंटीबॉडी रिलीज होती है उसको हम IgE बोलते हैं। और IgG जो होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। डिफरेंट टाइप की जो मतलब ऐसी एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, IgA, IgM, IgD, IG आपके जो मतलब IgG जो होती है दे आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, और IG इज द ओनली एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है। तो वही चीज़ है। तो यही है कि हमारी बॉडी में बी सेल्स क्या कर रहे हैं बेटा, जो बी सेल्स हैं ये क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये एंटीबॉडीज होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं। और इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ AMIS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मतलब, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपने देख लिया कि एंटीबॉडी कैसे होती है, देख लो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटीबॉडीज होती हैं, इसमें दो चेन्स लाइट चेन है, दो हैवी चेन है, और इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दोनों चेन्स होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जो होती हैं आपस में लिंक भी होती है, ये भी आपने याद रखना है। तो दोनों चेन्स होती हैं आपकी जो मतलब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जो होती हैं लिंक भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मतलब ये जो आपकी एंटी बी सेल्स होती हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, ये HMIS या AMIS या आपका जो मतलब ये इम्यून रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद दिस इज वन ऑफ टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, एक और होता है इसमें दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड टाइप ऑफ कॉल्ड इज एज अ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बोलेंगे। दूसरा जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं CMIS हम बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सेलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और T सेल इम्यूनिटी इसको हम बोलेंगे। देखो इसमें क्या होता है, इस वाले रिस्पॉन्स में जो होगा आपके जो मतलब कोई एंटीबॉडीज होती है प्रोड्यूस नहीं होती है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज, बट रेदर क्या होगा इसमें डिफरेंट टाइप के जो मतलब फैगोसाइट्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें स्पेसिफिक T सेल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक या किलर T सेल्स होते हैं, वो एकदम से क्या करेंगे मतलब आपके एंटीजन्स के ऊपर क्या करेंगे अटैक करेंगे, और उसमें क्या करेंगे पोर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। बाय स्क्रीटिंग एंजाइम परफोरिन या ग्रेंज एंजाइम क्या करेंगे वो स्क्रीट करेंगे, और क्या करेंगे मतलब जो मतलब वो क्या करेंगे मतलब आपके जो मतलब पोर क्रिएट कर देंगे। उसके बाद सुप्रेसर T सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो सेल एक्टिवेट हों वो हमारी बॉडी के सेल्स को ये करें मतलब अटैक ना करने लग पड़े, ठीक है। वही चीज़ है कि कीप ए चेक ऑन एंटायर इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ओन सेल। उसके बाद हेल्पर T सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो क्या करें मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, और जिससे क्या होगा मतलब ये एंटीबॉडीज क्या करेगी एंटीजन को क्या करेंगे मतलब आपके जो मतलब किल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक मेमोरी T सेल्स बनते हैं जो क्या करते हैं मतलब आपके लाइफ लॉन्ग रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसमें चार टाइप के सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके, नंबर 1 साइटोटॉक्सिक सेल, सुप्रेसर T सेल, हेल्पर T सेल एंड मेमोरी T सेल्स होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है, तो ये सेल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या CMIS इसको हम बोलते हैं, ठीक है। द T लिम्फोसाइट मीडिएट करते हैं CMI को, और वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन, जैसे मान लो कि आप हार्ट का ट्रांसप्लांट करते हो, आई का ट्रांसप्लांट करते हो, लीवर का ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी का जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं फंक्शन फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली, ट्रांसप्लांटेशन जो होता है मतलब उस केस में ऑब्वियसली जैसे मान लो कई बार हार्ट फेल होता है, लीवर फेल होता है, किडनी फेल होती है, तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो उसमें जो है मतलब एक रेमेडी यही बच जाती है कि हम जब जो है मतलब आपकी जो ट्रांसप्लांटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वही चीज़ है कि मतलब हम जो है मतलब
उस केस में जैसे हार्ट को अगर हमने ट्रांसप्लांट करना होगा तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मतलब जो मतलब एक प्रॉपर सुटेबल डोनर होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ अगर मान लो कि आपके पास जो फिर बिना टिश्यू को मैच किए, वो बिना ब्लड को मैच किए हुए आपने अगर जो मतलब ट्रांसप्लांट कर दिया, तो हमारे जो सेल इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है और उसको क्या करता है, मतलब वो किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो उसको एक पैथोजन की भांति ट्रीट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरी बॉडी में बाहर से हार्ट जो है मतलब इम्प्लांट कर दिया गया, तो मेरी बॉडी के टी सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, वो इसके एक फॉरेन एंटीजन के रूप में मानेंगे और मेरे बॉडी के टी सेल्स क्या करेंगे, उससे फॉरेन ट्रांसप्लांट को क्या करेंगे, किल कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, मतलब वो जो मतलब उस सिस्टम को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। उसी को हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो जब भी हम ग्राफ्ट करते हैं फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग जो होती है, तो उसमें क्या होगा, मतलब उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, बाद में कर लिया जाएगा सीएमआईस के थ्रू। तो टिश्यू मैचिंग की जाती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है, ताकि जो मतलब आपका जो भी ग्राफ्ट है, ट्रांसप्लांट है, अगर इसको मतलब हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर डालेंगे, तो उसमें मतलब रिजेक्शन ना हो। तो जैसे मान लो कि उसकी टिश्यू मैचिंग करने के बावजूद भी, ब्लड ग्रुप मैचिंग करने के बावजूद भी क्या होता है, कई बार जो होते हैं बहुत बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो उसमें हम एक ड्रग जो है मतलब वो क्या करते हैं, साथ में इंजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज करते हैं, ताकि जो मतलब थोड़े टाइम के लिए हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्ट कर जाए। तो यही चीज़ कि हमारे पास बॉडी में क्या होती है कि एबिलिटी होती है, जाकि हमारी बॉडी जो होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में जो मतलब डिस्टिंग्विश करती है। हमारी बॉडी जो होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के बीच में क्या करती है, डिस्टिंग्विश कर सकती है। और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ही आपके ग्राफ्ट रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आती है आपकी इम्यूनिटी जो होती है, हमने दो टाइप की तो पढ़ ली रिस्पॉन्स को, एएमआईएस और सीएमआईएस हमने पढ़ लिया। उसके बाद इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, नंबर वन इज कॉल्ड एज अ एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी हम बोलेंगे। एक्टिव में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि मेरी बॉडी में एंटीजन या वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया। अब क्या होगा, मतलब कि मेरी बॉडी में जैसे ही जाएगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब मेरी बॉडी क्या कर रही है, एक्टिवली जो है काम कर रही है टू प्रिपेयर एंटीबॉडी अगेंस्ट ए पार्टिकुलर पैथोजन। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, जब हमारी बॉडी खुद क्या करती है, एंटीबॉडीज क्या करती है, परफॉर्म करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव में क्या होता है कि किसी दूसरे की बॉडी में जो है एंटीबॉडीज बनाई, उसको अपनी बॉडी में जो है मतलब इंजेक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी ने कोई काम नहीं किया, वो आपकी एंटीबॉडी किसी दूसरे की बॉडी ने बनाई, उसकी एंटीबॉडीज को हमने अपनी बॉडी के अंदर जो है मतलब जो इंजेक्ट कर लिया, दैट इज दैट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी। तो ये चीज है, व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन व्हिच मे बी इन फॉर्म ऑफ लिविंग भी हो सकता है और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, और अदर प्रोटीन एंटीबॉडीज होती हैं, ये आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। तो वही चीज़ें जैसे अदर फॉर्म होगा तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनेगी, और इस टाइप की एंटीबॉडी को हम इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी हम बोलेंगे। और एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बहुत ही स्लो होती है, ये टाइम लेती है टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो जैसे कई बार क्या करते हैं, हम जानबूझ के करते हैं, डेड या वीकेंड जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। तो क्या होगा, हमारी बॉडी उनके खिलाफ क्या करेगी, नेचुरली क्या करेगी, मतलब खुद बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी हम बोलते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी कैसी है, स्लो है, टाइम लेती है, ठीक है, ताकि फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो हम जानबूझ के कई बार क्या करते हैं कि इम्यूनाइजेशन में, वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिनको किल किया जाता है, हीट किया जाता है, या सेल्फ अटेन्यूटेड होते हैं, वीक फॉर्म में होते हैं, उनके पास जो मतलब इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी जो होती है लूज हो जाती है। अब उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, अब हमारी बॉडी खुद क्या करेगी, मतलब एंटीबॉडीज बनाएगी। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। लेकिन जब हम क्या करते हैं बेटा, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं उसको डायरेक्टली जो है किसी पर्सन को दी जाती है, किसी दूसरे की बॉडी में बनाई, ठीक है, और उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं बॉडी के अंदर जो मतलब इंजेक्ट करवाई, तो उसको हमको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने तो काम नहीं किया। जैसे आईजीजी, ये क्या करती है, मदर से फिटस को डायरेक्टली प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो गई, वो भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। दूसरा जो मतलब आईजीए, मदर के जो कोलेस्ट्रॉल में जो होती है आईजीए प्रेजेंट होती है, वो भी क्या करती है, मिल्क के थ्रू जो है मतलब फिटस में जो ट्रांसफर हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या होता था, येलोइश
ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम रेडीमेड, ठीक है, रेडीमेड जो है मतलब है एंटीबॉडीज होती हैं डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और डू यू नो वाई मदर मिल्क जो होता है इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। जैसे येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम होता है जो कि मदर के द्वारा जो मतलब उसको स्क्रीट किया जाता है ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, हैज़ अबंडेंट एंटीबॉडीज होती है आईजीए जो कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को, और कुछ एंटीबॉडीज होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू भी क्या करता है फिटस जो रिसीव करता है। और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है आपके मतलब पैसिव इम्यूनिटी के। तो इम्यूनिटी के दो टाइप कर पड़े हमने, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन हम करते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या करते हैं हम, क्या वैक्सीन कैसे प्रिपेयर की जाती है, या उस वैक्सीन में हम क्या करते हैं, या तो सस्पेंशन लेते हैं डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, या हम क्या करेंगे बीकन्ड पैथोजन लेंगे, अटेन्यूएटेड पैथोजन्स होंगे, हम उसमें मिक्सचर में लेंगे और उसको क्या करेंगे मतलब हेल्दी पर्सन में क्या करेंगे इंजेक्ट करेंगे। अब जैसे ही वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट हुआ तो हमारी बॉडी के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे उसको सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश करने का काम है, वो एकदम उसको एंटीजन मान लेंगे और उसके खिलाफ जो है बॉडी में जो है मतलब एंटीबॉडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी टाइप को हम वैक्सीनेशन क्या होता है कि जब हम इन वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी इंडिविजुअल में ताकि उसको जो मतलब प्रोटेक्शन मिल जाए किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन हम बोलते हैं, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन क्या बोलते हैं, इज द प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है कि बॉडी जो होती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक वैक्सीन। ये भी सेम ही टाइप है, इसमें भी क्या होता है कि मतलब एक वैक्सीन जो होती है बॉडी में जो है मतलब इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा वो एंटीबॉडीज बनाएगी। तो यहाँ देखो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन जो होती है ये क्या करता है, ये मेमोरी के ऊपर जो होता है मतलब ये काम करता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर। इन वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, एक एंटीजेनिक प्रोटीन लेते हैं पैथोजन का, या हम क्या करेंगे उसकी प्रोटीन पोर्शन को लेंगे, या तो हम क्या करेंगे बीकन्ड पैथोजन लेंगे या टेन्यूलेटेड पैथोजन लेंगे जिसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा बॉडी के अंदर, और एंटीबॉडीज होती हैं प्रोड्यूस की जाएगी बॉडी में अगेंस्ट दिस एंटीजन जो होगा वो क्या करेगी एकदम से क्या करेगी आपकी एंटीबॉडीज क्या करेगी पैथोजन अगर नेचुरल में आ जाएगा तो क्या करेगी उसको मतलब जो मतलब उसको क्या करेगी मतलब वो न्यूट्रलाइज कर लेगी, ठीक है। और वैक्सीनेशन क्या करेगी, ये वैक्सीन जो होती है मेमोरी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स होती हैं जिनमें क्या करेगी मतलब प्रोड्यूस करती है, और बी सेल्स आपको पता ही है एकदम से क्या करेंगे मतलब वो मेमोरी सेल बनाएंगे, प्लाज्मा सेल बनाएंगे, और एकदम से क्या करेंगे मतलब वो एंटीबॉडी बनाएंगे और एकदम से उसको किल कर देंगे। और टी सेल वैसे क्या करेंगे हमारी बॉडी में, टी सेल एकदम से फैगोसाइटिस कॉज कर देंगे, ठीक है। अगर इफ ए पर्सन इज अफेक्टेड इनफेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस, तो वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट ए प्री फॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन जो होती है इनटू द पर्सन, ठीक है। तो इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन प्री फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनम, और दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। देखो क्या होता है टेटनस में, क्या होता है कि टेटनस में हम उसको बाहर से क्या करते हैं मतलब एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपकी वैक्सीनेशन भी एक्टिव हो सकती है, आपकी वैक्सीनेशन भी क्या हो सकती है, पैसिव हो सकती है। एक्टिव में हम क्या करें कि डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करें बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें, लेकिन पैसिव में हम क्या करें कि बाहर से हमने क्या किया मतलब क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज प्रिपेयर की और उसको जो मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया। जैसे मान लो कि टेटनस के केस में क्या होता है, इट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनस जिसको हम बोलते हैं। तो एकदम से क्या इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन में क्या होता है आपकी प्री फॉर्म एंटीबॉडीज होती है, तो ऑब्वियसली इट इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन क्योंकि हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ तो नहीं बनाया। लेकिन आपने स्नेक बाइट का एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है इसके केस में आपने सुना होगा। स्नेक बाइट के केस में हम भी क्या करते हैं कि हम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि हम हॉर्स के अंदर क्या करते हैं कि स्नेक वेनम को उस क्वांटिटी में क्या करेंगे, उस क्वांटिटी में क्या करेंगे इंजेक्ट करेंगे ताकि उसके बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट ना हो, ठीक है। अब क्या करेगा जो हमारा हॉर्स है वो क्या करेगा उस एंटीजन के लिए क्या करेगा एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट होकर कर देगा। अब जैसे उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी हम क्या करेंगे उसके ब्लड से क्या करेंगे सीरम को कलेक्ट करेंगे और सीरम से क्या करेंगे एंटीबॉडी को आइसोलेट करेंगे, और जब भी किसी पर्सन को स्नेक क्या करेगा बाइट करेगा उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। तो क्या होगा वही बोलने का मतलब क्या इज दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन हम बोलते हैं, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी
बीके बहुत सारे मतलब एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड और पैथोजन को प्रिपेयर करता है, जिसमें बैक्टीरिया, इसमें हमने एंटीबॉडीज तैयार की हुई है। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग बाय दिस अप्रोच होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम करते हैं और इम्यूनाइजेशन के लिए इसको प्रोवाइड करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो मतलब एंटीबॉडीज बनाई हुई हैं, दैट इज हेपेटाइटिस बी की जो है मतलब हमने जो मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो एंटीबॉडीज बनाई हुई, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। कोरोना वायरस की भी हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वैक्सीन हैं जो मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दैट इज कॉल्ड एज एलर्जी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि एकदम से आप किसी नए प्लेस में जाते हो, ठीक है। तो आप जैसे मान लो नए प्लेस पे गए, पहाड़ों पे चले गए, ठीक है, कहीं भी गए, तो एकदम से आप जो है मतलब वहाँ की हवा पानी जो आपको जो है मतलब जो क्या बोलते हैं मतलब आप स्नीजिंग करना स्टार्ट कर गए, ठीक है। आपको जो मतलब आपकी वो आइज में जो वाटर आ गया, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि बॉडी जो होती है कुछ रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। कि जैसे कई बार कुछ पर्सन के लिए डस्ट से क्या होती है, एलर्जी होती है, पॉलन से एलर्जी होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से होती है, फूड से, कई कलर से कई लोगों को जो है मतलब एलर्जी होती है। तो ये आपने याद रखना कि एलर्जी के अंदर क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि मतलब हमें जो है एलर्जी कॉज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि व्हेन यू हैव गोन टू न्यू प्लेसेस एंड सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग, आप एकदम से क्या करोगे, स्नीजिंग करना, वीजिंग करना, जो है मतलब कोई रीज़न नहीं, आप स्टार्ट कर जाते हो। लेकिन जब जैसे ही आप उस चीज़ से अलग हो जाते हो, तो एकदम से आप जो है मतलब आपके सिम्टम जो होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो केसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि उस पर्सन को जो है मतलब पॉलन से एलर्जी हो, माइट से एलर्जी हो, या एनिमल डेंडर, जिससे मतलब एनिमल स्किन से भी क्या हो सकती है मतलब एलर्जी हो सकती है, जो कि डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट एलर्जी कॉज कर सकते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एग्जैगरेटेड यानी कि बढ़ा चढ़ा के क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है। और द ओवर डोज, या मतलब ओवर रिस्पॉन्स ऑफ ए इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। तो सब्सटेंस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, ऐसे सब्सटेंस जो कि हमें एलर्जी कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अलर्जन बोलेंगे। आपके पॉलन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, एनिमल डेंडर हो सकता है, फूड कलर हो सकता है, डिफरेंट टाइप के मतलब सब्सटेंस होते हैं जो आपको एलर्जी कॉज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी जो एलर्जी के टाइम जो एंटीबॉडी रिलीज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, वो एलर्जी के टाइम जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो कॉमन एग्जांपल क्या है, डस्ट हो सकते हैं, पॉलन हो सकता है, एनिमल डेंडर्स होते हैं, ये एलर्जी कॉज करते हैं। सिम्टम क्या हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, वाटरी आइज हो सकती है, रनिंग नोज, डिफिकल्टी ब्रीदिंग में हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि एलर्जी के टाइम क्या होता है कि इस टाइम पे क्या होता है कि हमारे मास्ट सेल क्या करेंगे, एक केमिकल रिलीज करते हैं, उसको नाम क्या है, हिस्टेमाइन है, सेरोटोनिन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो मतलब रिलीज होते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें एलर्जी के रिस्पॉन्स सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एलर्जी के टाइम क्या होता है, ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो मास्ट सेल क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे हिस्टेमाइन और सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल, और फॉर डिटरमाइन द कॉज ऑफ एलर्जी जो है मतलब हम क्या करते हैं, मतलब जो है मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डोजेज होते हैं। इससे कई बार कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हमें एलर्जी किस चीज़ से है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें स्मॉल स्मॉल डोजेज होते हैं, अलर्जेंस, पॉलन के, डस्ट के, एनिमल डेंडर के, मतलब उसके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि उसको पता लगे इसमें एलर्जी किस चीज़ की है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि उसकी सिम्टम को, मतलब उसकी एलर्जी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे एलर्जी हो जाती है तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं, आपको जो मतलब एंटी हिस्टामाइन का इंजेक्शन देते हैं, एड्रेनल का इंजेक्शन देते हैं, स्टेरॉइड के जो होते हैं, क्विकली जो होते हैं, ये सिम्टम ऑफ एलर्जी को क्या करेंगे, मतलब जो मतलब कम करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आजकल का जो मॉडर्न डे स्टाइल है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल है आपको एलर्जी कॉज करने के लिए। जैसे आपके जो मेट्रो सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा मतलब क्या होते हैं, एलर्जी से मतलब क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो गाँव के लोग हैं जो मिट्टी में खेलेंगे, ठीक है, मतलब उनमें जो है मतलब एलर्जी के रिस्पॉन्सेज जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल जो होता है हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस। मोर और मोर चिल्ड्रन जो होते हैं मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया में जो होते हैं सफर फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट, और दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड अर्ली इन लाइफ। ऑब्वियसली उसकी लाइफ को आपने काफ़ी प्रोडक्टिव कर लिया कि आपने ये टच नहीं करना है, वो टच नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ऑब्वियसली जब वो लेटर फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में क्या करेगा, उनके कॉन्टैक्ट में आएगा, उसकी बॉडी तो रिस्पॉन्स करेगी, जब रिस्पॉन्स करेगी तो एलर्जी तो होगी होगी, ठीक है। तभी तो गाँव के बच्चे जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू जो आपके सिटी के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। उनमें डिफरेंट टाइप की एलर्जी होती है, मतलब
मतलब प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इट इज कॉल्ड एज द ऑटो इम्यूनिटी। देखो, हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बॉडी के सेल, सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ के बीच में क्या करता है, वो डिस्टिंग्विश कर लेता है कि मेरे बॉडी के सेल कौन से हैं, क्योंकि हर एक सेल जो होता है हमारी बॉडी का जो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स के द्वारा जो होता है वो मार्क होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो मार्क है सारे, इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये बॉडी का सेल है, ये बाहर का सेल है, और बाहर वाले सेल को क्या करते हैं, वो एंटीजन के रूप में ही क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा कि हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं ये अपने ही बॉडी सेल्स के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका ग्रेव डिजीज होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये भी अफेक्ट करता है। पर्निशियस अनीमिया जो है ये भी एग्जांपल है, और मिस्थीनिया ग्रेविस जो कि मस्कुलर सिस्टम का डिजीज है, ये सारे डिजीज होते हैं, दे आर द ऑटो इम्यून डिजीज। तो वही चीज़ है, हमारा इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन द हायर वर्टिब्रेट में ही हमारा सिस्टम जो होता है इस तरह से इवॉल्व है कि हमारी बॉडी जो होते हैं वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म और अपने बॉडी सेल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो वही चीज़ है कि मतलब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल आपको पता है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वन हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो फॉरेन मॉलिक्यूल को, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है, सम टाइम कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं और कुछ अननोन रीजन की वजह से क्या होता है कि बॉडी सेल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है वो अपने सेल्स को ही अटैक करना स्टार्ट कर जाएगा, तो उसमें डिजीज होंगे, उसको बोलेंगे ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, मिस्थीनिया ग्रेविस, पर्निशियस अनीमिया या ग्रेव डिजीज होते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो कि मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीज इनको हम बोल लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद टॉपिक आता है आपका इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे बना है, कौन से ऐसे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या होते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और एंटीबॉडी जितनी भी प्रेजेंट है सब क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। लिम्फाइड ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इम्यून सिस्टम बनाती है। तो जैसे लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं, देखो लिम्फाइड ऑर्गन जो होते हैं वो आपकी बॉडी में, जैसे दीज आर द ऑर्गन जहाँ पे ऑरिजिन एंड मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है, जहाँ पे लिम्फोसाइट क्या करते हैं, मतलब ऑरिजिन करते हैं, उनका प्रोलिफरेशन होती है, उनकी मैचुरेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन बोलते हैं। जैसे बी सेल्स होते हैं, उनका लिम्फाइड ऑर्गन क्या है, बोन मैरो है। टी सेल के लिए लिम्फाइड ऑर्गन क्या है, थाइमस है। तो वही चीज़ है, तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं, ये लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे बोन मैरो है, थाइमस है, जहाँ पे क्या होते हैं, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मैच्योर लिम्फोसाइट में, ठीक है। तो बी सेल का जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ठीक है, उसको हम बोन मैरो बोलेंगे। टी सेल का जो प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है उसको हम क्या बोलेंगे, थाइमस बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो मतलब क्या करते हैं, इनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हम बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी के होते हैं जहाँ पे क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं एंटीजन के ऊपर, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल हो गया, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको या अपेंडिक्स हो गया, सारे आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो वही जैसे मैचुरेशन हो जाएगी तो आपके लिम्फोसाइट क्या करते हैं, मतलब वो माइग्रेट हो जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और वहां पे क्या करेंगे, मतलब ये इंटरेक्ट करेंगे एंटीजन के साथ, और वहां पे प्रोलिफरेट हो जाएंगे, और वहां पे इफेक्टर सेल में चेंज हो जाएंगे। आपने याद रखना कहाँ पे ये इफेक्टर सेल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है इसमें क्या होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टिश्यू है, सेल्स हैं, सोल्यूबल मॉलिक्यूल जैसे एंटीबॉडीज होती हैं, लिम्फोइड सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो होता है, एज यू हैव रेड इम्यून सिस्टम जो होता है इज यूनिक इन सेंस दैट इट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन को, ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करता है, और ये इन सेल्स के रिस्पॉन्स देता है, ठीक है।
और इम्यून सिस्टम जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटो इम्यून डिजीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, जहाँ पे ओरिजिन होता है, प्रोलिफरेशन होता है और मैचुरेशन जो होती है। लिम्फोइड किसी को हम क्या बोलते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? बोन मैरो एंड थाइमस इज नोन एज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पे क्या होते हैं? इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, यानी कि ये एंटीजन सेंसिटिव, एंटीजन को किल करने वाले जो होते हैं ये लिम्फोसाइट में क्या होंगे? मतलब ये जो है मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे इनकी मैच्योरेशन हो जाती है, लिम्फोसाइट होते हैं कहाँ माइग्रेट चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाएंगे। जैसे स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, टॉन्सिल में, पेयर पैसेज कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में होते हैं और अपेंडिक्स में। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के करते हैं ये साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन के साथ क्या करेंगे? वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे? ये प्रोलिफरेट कर जाएंगे और ये इफेक्टर सेल में ये चेंज हो जाते हैं। ये इफेक्टर सेल में ये क्या करेंगे? ये चेंज हो जाएंगे और वेरियस लोकेशन जो कि आपकी डायग्राम में दे रखी है, जैसे स्प्लीन है, ठीक है, आपका स्प्लीन दे रखा है, ठीक है, जो मतलब आपका पेयर पेसिस दे रखे हैं इंटेस्टाइन में, आप टॉन्सिल्स दे रखे हैं, या बहुत सारे लिम्फोइड ऑर्गन जैसे अपेंडिक्स होते हैं, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लेकिन बोन मैरो एंड थाइमस होते हैं ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं। तो बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, जहाँ पे जितने भी ब्लड सेल्स हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो में क्या होगा? टी सेल, जितने ब्लड सेल हैं बोन मैरो में आपके, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आपको जो प्लेटलेट है, जितने भी सारे कहाँ बोन मैरो में बनेंगे। थाइमस क्या है? एक लोब्ड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ठीक है, जो कि हार्ट के नज़दीक होता है, ब्रेस्ट बोन के नज़दीक नीचे होता है, दैट इज स्टर्नम के नीचे होगा। और थाइमस होता है जैसे यंग होता है बच्चा, प्यूबर्टी से पहले पहले होता है, इसका साइज होता है मतलब वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है इसका साइज होता है घटता चला जाता है। और एक ये हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? थाइमोसिन बोलता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। और जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे तो ये हार्मोन की कमी होती जाएगी, क्योंकि इसका साइज क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। इसको एट्रोफी हो जाती है, और जैसे क्या होगा मतलब फिर आपके जो जितने भी एज्ड पर्सन होते हैं उनमें जो होते हैं इन्फेक्शन होते हैं बहुत ही इजिली हो जाते हैं, ठीक है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस होते हैं ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। और स्प्लीन का एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन है, किडनी की तरह ही है, ठीक है, जो कि जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट जो होंगे ये क्या करेंगे? फेगोसाइट्स जो होंगे मतलब इसमें प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे इफेक्टर सेल इसमें के किल करने का काम करते हैं आपके मतलब जो है एंटीजन्स को। और ये एक फिल्टर, ये ब्लड फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ब्लड को फिल्टर करने का भी काम करती है स्प्लीन, ठीक है, बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि ब्लड में एंटर करके हैं उनको ट्रैप करेंगे, उनको किल करेंगे। तो स्प्लीन जो होती है ये रिथ्रोवायर है, सॉरी रिजर्वायर है इरिथ्रोसाइट का, ठीक है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। और लिम्फ नोड्स होते हैं, ये कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ये जो मतलब लिम्फेटिक सिस्टम है, और लिम्फ नोड्स होते हैं, कभी इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है कि एंटीजन को जो है मतलब कैच करो, उनको किल करो, और जो मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब क्या करेंगे? मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो एंटीजन जो भी ट्रैप होंगे लिम्फ नोड में, ये जो है मतलब डिफरेंट टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, इफेक्टर सेल में चेंज हो जाएंगे और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और उनको किल करने का काम करेंगे। और एक और लिम्फोइड ऑर्गन है, दैट इज नॉन एज द, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज जो कि हमारी लाइनिंग द मेजर ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी लाइन करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग को भी क्या करता है मतलब लाइन करता है। यूरोजेनाइटल सिस्टम के को भी क्या करे? लाइन कर, उसको बोलते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन, माल्ट जिसको बोलते हैं। माल्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसकी लाइनिंग को क्या करेगा? लाइन करेगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग को क्या करेगा? मतलब उसको मतलब लाइनिंग को क्या करेगा? लाइन करता है, ठीक है, उसकी लाइनिंग में पाए जाते हैं ये जो 50% ऑफ जो बॉडी जो लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है उसमें मोर देन 50% जो होता है, या 50% जो होता है क्या होता है आपका? माल्ट ही प्रेजेंट होता है, माल्ट ही प्रेजेंट होता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद डिजीज आता है दैट इज कॉल्ड एज द एड्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो एड्स क्या होता है? बहुत ईजी है। तो एड्स को हम बोलते हैं इन्फेक्शन जो है एड्स होगा दैट इज कॉल्ड एज द, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। देखो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं कि आपके जब
वन और मोर द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे मान लो कि इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा क्या करेगा, वो हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब क्या होता है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो होता है वीक हो जाता है, तो उसकी कमी से जो भी हमारे डिजीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। जैसे आपका SCID है, सीवियर कमाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज उसको हम बोलते हैं, या एड्स ऐसे डिजीज हैं जिनमें क्या होता है जो कि इम्यून सिस्टम की वीकनेस की वजह से हमें हो जाते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले एड्स को पढ़ेंगे। एड्स जो है इसको कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है भाई, इट इज कॉज बाय ये वायरस दैट इज कॉल्ड एज HIV वायरस। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, जो क्या कॉज करेगा, एड्स कॉज करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एड्स जो है एक डिसऑर्डर है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का। ये CMIS का जो है मतलब एक डिसऑर्डर है। ये CMIS का जो मतलब एक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में एड्स इन्फेक्ट करता है, एड्स वायरस इन्फेक्ट करता है, तो इसमें हमारी बॉडी में हेल्पर T सेल्स होते हैं, उनका काउंट जो है कम हो जाता है, ठीक है। हेल्पर T सेल्स क्या करते हैं, ये B सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ऑब्वियसली आपकी बॉडी में हेल्पर T सेल की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज होंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। आपकी बॉडी में वो सारे डिजीज होंगे जो मतलब नॉर्मल आदमी को नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। आपकी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो होगा वो मतलब वीक हो जाएगा। और इनक्यूबेशन पीरियड क्या होगा हमारे एड्स का, दैट इज 6 मंथ to 10 ईयर तक हो सकता है, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड होता है जैसे ही मेरी बॉडी में वायरस एंटर किया तो मेरी बॉडी में उसकी एंट्री से लेके उसके फर्स्ट सिम्टम कब अपीयर हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द इनक्यूबेशन पीरियड। हर एक डिजीज के लिए अलग अलग होता है। देखो कैसे आपका वायरस जो है अफेक्ट करता है। एड्स वायरस इज नॉन एज द रेट्रोवायरस बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि वायरस जो होता है बॉडी के अंदर एंटर करेगा पर्सन के थ्रू, और ये करेगा मतलब ये जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगा ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, ये मैक्रोफेजेस के पास पहुंच जाएगा। इन मैक्रोफेजेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और जैसे ही वायरस क्या करेगा, इसके अंदर पहुंच गया तो इसका ऑब्वियसली इसके पास RNA एक जेनेटिक मटेरियल है। ये RNA के जरिए क्या करेगा, जैसे इसने अपना RNA को इंजेक्ट कर दिया, और RNA क्या करेगा बेटा, यहाँ पे RNA क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू क्या करेगा, RNA जो होगा वो DNA में चेंज हो गया। अब जैसे DNA में चेंज हो गया, ये DNA क्या करेगा, होस्ट के DNA के साथ क्या करेगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसे क्या करेगा वहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, और बहुत सारे जो मतलब वायरस पार्टिकल जो मतलब प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हुआ, जैसे वायरस जो है एंटर करेगा बॉडी ऑफ ए पर्सन में और ये मैक्रोफेजेस में पहुंचेगा, ठीक है, इसको हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और वायरल RNA क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा अपने RNA को DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और वायरल DNA जो होगा फिर क्या करेगा, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा होस्ट सेल के अंदर, होस्ट DNA के अंदर। और वायरल DNA क्या करेगा, फिर बहुत सारी अपनी कॉपी बनाएगा, बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स होता है मतलब वो प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं, HIV फैक्ट्री बोलते हैं। बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स होते हैं मतलब वो प्रोड्यूस करता है। और वायरल प्रोटीन जो होती है उनको जो वायरल DNA के साथ असेंबल करके जो बहुत सारे वायरस पार्टिकल होते हैं बनाए जाते हैं, और वैसे आपको जो मतलब मैक्रोफेज बस्ट करेगा और बहुत सारे जो मतलब आपके जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में रिलीज करेगा। जब ब्लड में रिलीज करेगा तो ये क्या करेंगे, हमारे जाके और भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स, जैसे हेल्पर T सेल्स को इफेक्ट करेगा। और जैसे ये हेल्पर T सेल्स को इफेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी में जो है मतलब इम्यून सिस्टम जो वीक हो जाएगा। हमारी बॉडी में ऐसे डिजीज होने लगेंगे जैसे जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते, जैसे माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है, ये हमें डिजीज कॉज नहीं करता है। वायरस, फंजाई और इवन ऐसे पैरासाइट जो कि हमें डिजीज नहीं कॉज करते, वो भी हमें डिजीज कॉज करेंगे। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिजीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसको टॉक्सोप्लाज्मा वगैरह जो होते हैं, ये ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे प्रोटोजोन होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे डिजीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है आपको जो मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे मतलब HIV वायरस कैसे काम करता है, इसको हम NCERT से भी रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो एड्स होता है दैट स्टैंड फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। दिस मीन deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that is not a congenital disease। ये जो मतलब एक ऐसा तो है नहीं कि ये congenital disease है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम, ठीक है। एड्स को सबसे पहले जो है 1981 में जो है मतलब इसको USA में जो मतलब होमोसेक्सुअल के अंदर जो मतलब डिस्कवर किया गया था, ठीक है, लास्ट 25 ईयर्स पहले, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बहुत सारे वर्ल्ड में मतलब लास्ट 25 ईयर में तो ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। तो ये मतलब लगभग 2 से 3 करोड़ यानी कि 25 मिलियन जो मतलब पीपल्स की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। एड्स इज कॉज बाय द ह्यूमन HIV वायरस, दैट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, ठीक है। एक मेंबर ऑफ वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होगा, विच हैव एन एनवलप एनक्लोजिंग द
हमारा RNA जीनोम, इसके पास RNA क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर बाई चांस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया ऐसे पर्सन के साथ जिसको डिजीज पहले से ही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये ट्रांसमिट हो सकता है। या कई बार क्या होता है, जो कॉन्टामिनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर HIV वायरस है, ऐसे पर्सन का ब्लड जिसको एड्स हुआ था, उसके ब्लड को आपने जो मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या करती है, मतलब उसको आपने किसी हेल्थी पर्सन को जो मतलब उसको ट्रांसफ्यूज करती है, तो उसमें भी क्या होगा, ये डिजीज हो सकता है। या कई बार कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि क्या करते हैं, ड्रग इनटेक करते हैं, उनको ड्रग इंडक्शन होता है, ड्रग एडिक्शन होता है, तो ऑब्वियसली क्या करते हैं, वो सिरिंज के थ्रू क्या करते हैं, ड्रग लेंगे, तो ड्रग क्या करेगा, इस सिरिंजेस के थ्रू जो है इंट्रावेनस जो ड्रग अब्यूज होंगे, उनमें भी चांसेस ऑफ एड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को भी हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा, अगर उसको प्रॉपर देखभाल नहीं करेगी। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क जो हैं, वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क में होते हैं, इंडिविजुअल जिनके बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसके मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं। और ड्रग एडिक्ट जो कि ड्रग को जो मतलब वेन्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है, इंट्रावेनसली लेते हैं, वो भी क्या होते हैं, हाईली जो मतलब रिस्की होते हैं, ठीक है। और ऐसे ब्लड जिनमें बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे SCID वाले डिजीज़ होते हैं, जिसमें लगातार जो मतलब अनीमिया, जैसे जिनमें खून की कमी, उनमें ब्लड चढ़ता ही रहता है, तो उसमें केसेज होते हैं कि मतलब वो तो डॉक्टर की कमी से होगा, ठीक है, लेकिन बोलने का मतलब कि उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा, मतलब आपके मतलब एड्स होने का, ठीक है। तो वही चीज़ है, ऐसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि HIV और एड्स इज नॉट स्प्रेड बाई मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। ये बॉडी फ्लूइड से क्या करता है, ये मतलब स्प्रेड होता है, टच के थ्रू नहीं होता। इट इज़ हैंस इम्पेरेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग दैट द HIV एंड एड्स इन्फेक्टेड पर्सन जो होते हैं आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी। उनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए, आपके टच के साथ ही नहीं स्प्रेड होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं स्प्रेड होता है। तो देयर इज ए ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। ऑब्वियसली जो है मतलब जैसे बॉडी के अंदर जो मतलब इन्फेक्शन होगा और पहले सिम्टम जो है मतलब बॉडी के अंदर अपीयर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, और जो बहुत ही डिफरेंट होता है। कईयों में 5 महीने से लेकर 10 ईयर तक जो इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है मतलब ये चलता है, ठीक है। जैसे ही हमारी बॉडी में पर्सन जो है मतलब किसी पर्सन में मान लो कि HIV वायरस की एंट्री हो जाती है, वायरस क्या करेगा, एंटर इनटू मैक्रोफेजेज, और जहाँ पे RNA जीनोम ऑफ द वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेट करके क्या बनाएगा, DNA बनाएगा, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और वायरल DNA जो होता है गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल DNA एंड डायरेक्ट द इनफेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस। बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स होते हैं प्रोड्यूस हो जाएंगे, और मैक्रोफेज क्या करेगा, बहुत सारे पार्टिकल जो है मतलब प्रोड्यूस करेगा, और इस वे में क्या करेगा, वो HIV फैक्ट्री का काम करता है। और जैसे ही वो वायरस मैक्रोफेज क्या करेगा, बस्ट करेगा, बहुत सारे वायरस पार्टिकल रिलीज करेगा, और ये क्या करेंगे, ये बॉडी के हेल्पर टी सेल्स को भी इफेक्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे, और ज़्यादा वायरस पार्टिकल जो मतलब प्रोड्यूस करेंगे, और द प्रोजेनी ऑफ वायरस जो होते हैं ब्लड में क्या करेंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये दोबारा हेल्पर टी सेल्स को क्या करेंगे, क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और अटैक करेंगे तो आपका हेल्पर टी सेल्स होंगे, उसका काउंट जो होगा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। और ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम, उसमें बहुत सारे फीवर आते हैं, डायरिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, और ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल पर्सन ऐसे ऐसे डिजीज से सफर होना स्टार्ट हो जाएगा जिसको नॉर्मल लाइफ में उसको कोई डिजीज़ नहीं होते, जैसे माइकोबैक्टीरियम से, ठीक है, ऐसे डिजीज़ हो जाएंगे, वायरस से, फंजाई जो है, इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा भी उसको डिजीज़ कॉज करेंगे, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका है। तो पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडेफिशिएंसी दैट ही इज़ अनेबल या शी इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस टेस्ट को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, जैसे PCR भी किया जाता है, एलाइजा भी किया जाता है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो है एलाइजा किया जाता है। और इसके लिए ड्रग जो है प्रेजेंट है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं, एजिडोवाइडिन, ठीक है, या एजिडोवाइडिन नाम का एक ड्रग है, ठीक है, जो मतलब एड्स की थेरेपी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा वो क्या कर सकता है, किसी पर्सन की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है, लेकिन डेथ तो इस केस में हो ही जाती है, ठीक है, क्योंकि ये फैटल डिजीज़ है। हम कैसे जो है मतलब एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या हमें इसकी प्रिवेंशन के लिए कदम उठाना चाहिए, ठीक है। नंबर 1, जैसे हमारी कंट्री में जो मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, NACO जो है, और भी बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, लोगों को एजुकेट करती है, ठीक है। और साथ में जो मतलब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं जो कि मतलब स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन को क्या करते हैं, मतलब
प्रिवेंट करते हैं। तो वही चीज़ है, एज एड्स हैज़ नो क्योर, हमें पता है कि एड्स का क्या है, कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन जो होता है मोर ऑफन जो होता है स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपन इन एडवर्टली। जैसे तो है नहीं कि मतलब किसी को पता नहीं होगा कि मतलब उसको एड्स है कि नहीं है, ठीक है, लाइक निमोनिया है, टाइफाइड, तो ऑब्वियस निमोनिया के केस में तो हमें नहीं पता चलता कि हमें कैसे हुआ, लेकिन जो एड्स वाले पेशेंट है उनको पता है कि उन्होंने क्या ऐसी लाइफ में गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से जो मतलब एड्स हुआ होने के चांसेस उनमें ज़्यादा हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट में, ठीक है, जैसे कई बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, जैसे मदर से बच्चे को होगा, तो उसमें आपकी पुअर मॉनिटरिंग होती है डॉक्टर की, तो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं, ठीक है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अगर चीज़ है तो उसको खुल के समय बात करनी चाहिए। हमारी कंट्री ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क टू एजुकेट पीपल अबाउट इट्स, और WHO हैज़ स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग, वही है किसने बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए हैं, ठीक है, ताकि ब्लड मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, आपके ब्लड बैंक में जो ब्लड है उसको HIV से सेफ होना चाहिए, ठीक है। केवल और केवल यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजल नीडल का यूज़ करें, सिरिंजेस का यूज़ करें, पब्लिक में, प्राइवेट में, क्लिनिक में, कॉन्डम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करना है, एडवोकेट सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप होना चाहिए एज HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन, जैसे आप बहुत सारे ऐसे प्रोस्टिट्यूशन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ऐसे चांसेस होते हैं कि मतलब एड्स हो सकता है, तो वहाँ पे जो है मतलब रेगुलर चेकअप होना चाहिए। तो इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट should not be hidden, since then the infection may spread to many more people। तो HIV और एड्स इन्फेक्टेड पीपल जो होते हैं इनको हेल्प चाहिए होती है, सिंपथी चाहिए होती है, उनको जो है मतलब शन नहीं किया करना चाहिए, उनको मतलब जो है मतलब आपकी सोसाइटी से उनको क्या करना चाहिए, मतलब उनको बाहर नहीं करना चाहिए, अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज ए प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद। एक हमें जो है सबको जो है मतलब साथ में मिलकर जो है काम करना चाहिए ताकि हम इस डिजीज़ को जो मतलब इस अर्थ से मतलब इरेडिकेट कर पाएँ। तो ये एक टाइप का मैसेज आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड एज द कैंसर। कैंसर क्या होता है, ठीक है। तो कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग। कैंसर जो है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डेडफुल डिजीज है ह्यूमन में, जिसमें बहुत सारी डेथ्स होती है कैंसर से हमारी ग्लोब में होती है। मोर देन ए मिलियन, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो होते हैं सफ़र, इंडियन जो होते हैं सफ़र फ्रॉम ए कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम जो होते हैं वो एनुअली में डेथ भी हो जाती है। मैकेनिज्म क्या है, देखो हमारी बॉडी में हर एक सेल क्या करती है, ग्रो करती है, डिवाइड करती है, ग्रो करती है, डिवाइड करती है, ग्रो करती है, डिवाइड करती है, एक रेगुलर पैटर्न जो है मतलब चलता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या करती है हमारी सेल्स होती है, इस सेल ग्रोथ और डिवीजन वाले पैटर्न को क्या करती है, मतलब वो मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, उसको लूज कर जाती है और वो अनकंट्रोल्ड मैनर में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और जब हमारी सेल्स होती है अनकंट्रोल्ड मैनर में जब डिवाइड करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल कैंसर बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल कैंसर बोलते हैं। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे द मैकेनिज्म दैट अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। तो इसमें क्या है, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट, ऑब्वियसली इसके ऊपर PhD होती है, रिसर्च एरिया जो है मतलब कैंसर के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। तो वही चीज़ है कि हमारा सेल कैसे जो है मतलब एक ऑन्कोजेनिक सेल में चेंज हो गया, उसके लिए बहुत सारी जो मतलब ऐसी चीज़ें जो है हमारी बॉडी में होती है। जैसे इन आर बॉडी सेल ग्रोथ होती है, फिर डिफ्रेंशिएट करती है, ये सारे सेल ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी, ग्रो करेगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी एक पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ग्रो करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, एक उसकी डेथ हो जाएगी। ये सारे के सारे जो मैकेनिज्म है, स्टेप है, ये कंट्रोल्ड मैनर में होते हैं। ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं एक रेगुलर मैनर में होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसी से क्या होता है कि कैंसर सेल्स जो है डेवलप होते हैं। तो जैसे आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे मान लो ये सेल है, जैसे एक दूसरे सेल्स के साथ क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करना जो है मतलब स्टॉप कर देंगे, और प्रॉपर रेगुलर वे में क्या करेंगे, वो डिवाइड मतलब ग्रो करेंगे। लेकिन कैंसर सेल क्या करते हैं, मतलब ये अपनी कांटेक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी को लूज कर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कांटेक्ट विद अदर सेल्स होता है वो उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को क्या करता है, मतलब वो इनहिबिट करता है। लेकिन कैंसर सेल क्या करता है, अपीयर टू हैव
लॉस दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल्स होती हैं अपनी वो अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, और एज रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल्स होते हैं ये डिवाइड करेंगे और बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। तो ऐसे सेल्स क्या करेंगे, अनकंट्रोल मैनर में ऑल डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, ट्यूमर बोलते हैं। और ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ट्यूमर्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द बिनाइन ट्यूमर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर क्या है, ऐसे ट्यूमर जो कि केवल जहाँ पे हैं वहीं पे लोकलाइज्ड होते हैं, वहीं पे होते हैं। जहाँ जैसे मान लो कि हार्ट में ट्यूमर हुआ है, लीवर में ट्यूमर हुआ, तो जहाँ पे है वहीं पे वो क्या करेंगे, कन्फाइंड रहेंगे, और वहीं जहाँ पे वहीं से मतलब ओरिजिनल लोकेशन में क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। ठीक है, ये नए पार्ट में जो होते हैं स्प्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही लिटिल डैमेज मतलब कॉज करते हैं, और दे कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम जब वो वाइटल ऑर्गन के नज़दीक जो मतलब डेवलप करते हैं, और ये ब्लड फ्लो को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो होते हैं, मतलब ये कन्फाइंड होते हैं, और ये बहुत ही लिटिल डैमेज कॉज करते हैं। ये डैमेज तभी कॉज कर सकते हैं जब मतलब हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के नज़दीक से क्या करेंगे, ये ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेंगे, तो अब ये अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, इनको बोलते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं, और ये क्या करेंगे, हेल्दी टिश्यू को भी इन्वेड करते हैं, डैमेज करते हैं। और ये सेल क्या है, जहाँ जहाँ ये ब्लड के थ्रू क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, और क्या करेंगे, नए एरिया को भी डैमेज करेंगे। ये सेल एक्टिवली डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, और ये क्या करेंगे, नॉर्मल सेल्स को क्या करेंगे, उनके साथ compete करेंगे फॉर न्यूट्रिशन के लिए। और सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम कैंसर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस। ये सेल जैसे ही क्या करेंगे, ट्यूमर से टूटेंगे और ब्लड के थ्रू क्या करेंगे, नए एरिया में जाएंगे और वहाँ पे ट्यूमर कॉज करेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉजिंग ट्यूमर इन ए न्यूली एरिया में दैट इज कॉल्ड एज अ मेटास्टेसिस। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं, रिमेन कन्फाइंड टू देयर original location and do not spread to other part of the body and cause little damage। और malignant tumors होते हैं on the other hand होते हैं, they are the mass of proliferating cells called neoplastic और tumor cell, और these cells होते हैं grow very rapidly, invade करते हैं, damaging करते हैं surrounding normal tissue को, और as these cells होते हैं actively divide करते हैं, grow करते हैं, ये normal cells के साथ compete करेंगे for nutrition के लिए। ठीक है, और सेल जैसे ही क्या करेंगे, ट्यूमर से क्या करेंगे, स्लफ हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और ये जो है नए एरिया में क्या करेंगे, ब्लड के थ्रू, फ्लूइड के थ्रू क्या करेंगे, माइग्रेट हो जाते हैं, और वहाँ पे भी क्या करते हैं, ट्यूमर कॉज करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस, आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद कॉज ऑफ कैंसर कैसा होता है, कैंसर क्या होता है, बहुत सारे देखो, नॉर्मल सेल्स होती है, कैंसर सेल्स में जो मतलब ये नियोप्लास्टिक सेल में ट्रांसफर है, इसके बहुत सारे कॉज होते हैं। फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं। यानी कि जो भी सब्सटेंस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट जो ट्यूमर कॉज करे उसको हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन बोलते हैं। कार्सिनोजन्स क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट जो कि कैंसर कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन्स बोलते हैं। तो आपके जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जैसे एक्स रेज है, गामा रेज हैं, ठीक है, या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूवी रेज होती हैं, ये डीएनए को डैमेज करती हैं और ये कैंसर कॉज करती हैं। आयोनाइजिंग याद रखनी है, एक्सरे, गामा रेज होती हैं, ये आयोनाइजिंग होती हैं, ये जिस सब्सटेंस से पास करती हैं उसको आयोनाइज कर देती हैं, तो उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। और यूवी रेज कैसी हैं, नॉन आयोनाइजिंग है, ये भी डीएनए डैमेज करती हैं और ये कैंसर कॉज करती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, उनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं, क्योंकि इनके पास जीन होते हैं, वायरल ऑन्कोजीन। वो क्या करेंगे, हमारी नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सेवरल जीन्स होते हैं, जैसे सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी होते हैं, हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्यों, क्योंकि ये जो जीन जितने भी हैं सारे क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में क्या होंगे, प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो हमारी नॉर्मल सेल होंगी वो किस में चेंज हो जाएगी, कैंसर सेल में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इंटू कैंसर सेल या नियोप्लास्टिक सेल में भी इंड्यूस बाय फिजिकल, जैसे हीट के थ्रू जो होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेंस बोलते हैं। आयोनाइजेनिक रेडिएशन जैसे एक्स रेज है, गामा रेज है, या नॉन आयोनाइजेनिक जो रेडिएशन जैसे यूवी रेज होती हैं, डीएनए को डैमेज करती हैं, और ये नॉर्मल सेल की ट्रांसफॉर्मेशन करेगी किसमें, नियोप्लास्टिक सेल में। और केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, ये प्रेजेंट इन टोबैको, जैसे आपके टोबैको में बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक मेजर कॉज होता है कैंसर कॉज करने के लिए, थ्रोट कैंसर। ठीक है, ठीक है, और कैंसर कॉजिंग वायरस इनको हम ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बहुत सारे जीन है जैसे हमारी बॉडी में सेलुलर ऑन्कोजीन को हम बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, जो कि नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन ये
कुछ कंडीशन में एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारी बॉडी को क्या करेंगे, मतलब ये कैंसर नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कैंसर की डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी कि हम कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कैंसर सेल कैंसर प्रेजेंट हो है। ठीक है, तो कैंसर डिटेक्शन जो होती है इसमें बायोप्सी करते हैं या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं किसी टिश्यू की या ब्लड की, एंड बोन मैरो टेस्ट भी करते हैं फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक है, जैसे मान लो हम क्या करें कि इसमें टिश्यू की स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, या ब्लड के केस में हम क्या करेंगे, बोन मैरो से सेल के करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे वो किस वे में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोप्सी में क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मेरे को पता है कि मेरे लीवर में कैंसर है, मान लो, तो लीवर में क्या किया, उसको लीवर से स्लाइस लिया जाएगा, उसको काटा जाएगा और उसको जो मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या किया जाएगा, उसको मतलब हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करेंगे, उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो ये बायोप्सी में क्या करेंगे, एक पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू जो होता है उसको लिया जाता है, उसको सेक्शन में काटा जाता है, उसको स्टेन किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा बाई पैथोलॉजिस्ट, और देखेगा उसमें कैंसर है कि नहीं। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी टेक्निक है, जैसे रेडियोग्राफी हम करते हैं, एक्सरेज वगैरह, सीटी स्कैन करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी करते हैं, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, एमआरआई करते हैं, आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तो रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन है, एमआरआई जो होते हैं, इसको हमें इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर के लिए यूज करते हैं। आपका जो सीटी स्कैन है इसमें यूज तो एक्सरे का ही होता है, जिसमें क्या करते हैं कि इंटरनल ऑर्गन की आपको 3D वे इमेज मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की, और किस वे में ग्रो कर रहा है। और एमआरआई क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है। ठीक है, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे यूवी रेडिएशन का यूज करेगा, वो डिटेक्ट करता है एक्यूरेट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज जो लिविंग टिश्यू में हुआ है। और एंटीबॉडीज अंगे कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है कैंसर के अगेंस्ट होती है एंटीबॉडीज बन जाती है। तो अब जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में अगर कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी अगर प्रेजेंट होती है, समझ जाओ कि आपकी बॉडी में कैंसर हो चुका है। ठीक है, तो वही चीज़ें इसमें टेक्निक ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी होती हैं, अप्लाई की जाती हैं। ऐसे मतलब बायोलॉजी में जीन को स्टडी किया जाता है कि ऐसे कौन कौन से हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं जो कि जिनके एक्टिव होने से जो है हमें कैंसर हो सकता है, तो उसको स्टडी किया जाता है। तो कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जीन भी देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट देखने कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि द कॉमन अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो होती है, या तो हम सर्जरी करते हैं, या हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं, या कीमोथेरेपी करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मतलब या तो सर्जरी करेंगे, ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे, या तो हम इम्यूनोथेरेपी करेंगे, या कीमोथेरेपी करते हैं। ठीक है, या तो हम क्या करें, सिंगल सिंगल वे में इसका यूज़ कर सकते हैं, या तो हम क्या, हम सभी ट्रीटमेंट को साथ में करते हैं। रेडियोथेरेपी में करते हैं जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको जो मतलब गामा रे से क्या किया जाएगा, इरेडिएट किया जाएगा, उनकी मतलब उनको जो है गामा रे उनके ऊपर फेंकी जाएंगी, जब फेंकी जाएंगी तो उनकी किल हो जाती है, वो डेथ हो जाएगी उनकी। और जिसकी वजह से ताकि अपने गामा रे भी इस तरह से करनी है ताकि आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, जो कि ट्यूमर सेल को सराउंड करते हैं। रेडियोथेरेपी में हम करते हैं कि हम रेडिएशन क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स में क्या करते हैं, इरेडिएट करते हैं। कीमोथेरेपी में करते हैं, बहुत सारे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं कि कैंसर को किल करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ड्रग्स के बहुत सारे जो होते हैं साइड इफेक्ट होने से हेयर लॉस हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और ट्यूमर सेल्स होते हैं हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। जो हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं ऑब्वियसली हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। तो पेशेंट जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं, जो कि ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, कॉमन अप्रोच क्या है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो है सर्जरी हम करेंगे, रेडिएशन थेरेपी हम करते हैं, इम्यूनोथेरेपी हम करते हैं। और इन रेडियोथेरेपी में क्या होता है, ट्यूमर सेल को जो है इरेडिएट किया जाएगा लीथली, उनको किल किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। और टेकिंग प्रॉप, ताकि साथ में रेडिएशन इस तरह दी जाती है कि नॉर्मल टिश्यू जो है मतलब जो कि ट्यूमर मास को सराउंड कर रहा है उसको डैमेज ना हो। सेवरल कीमोथेरेपिक ड्रग्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं टू किल कैंसर सेल, और सम ऑफ दीज होते हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर ट्यूमर। और मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। कीमोथेरेपी में अनीमिया, हेयर लॉस वगैरह होता है। और मोस्ट कैंसर जो होते हैं ये आपकी सर्जरी भी साथ में चलती है, रेडियोथेरेपी भी साथ में चलती है, कीमोथेरेपी भी साथ में चलती है। और ट्यूमर सेल के पास क्या है, उसमें जो मतलब हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ऑब्वियसली हमारे सेल इम्यून सिस्टम जो है कैंसर सेल को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि है तो बॉडी के ही सेल है। और देयरफॉर इसलिए पेशेंट को जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दिया जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, इट एज अल्फा इंटरफेरॉन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ओके।